Hello बच्चों, again you're most welcome on my Gansu channel. I am Kajal, your biology mentor. So let's start today's session. बच्चों आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के मैंने जो तीनों पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं और वो तीनों जो पार्ट्स हैं आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के वो आपके इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पार्ट 4 देख रहे हैं और इसके आगे का जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे पार्ट 4 को भी इजीली देख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो प्रीवियस जो लेक्चर्स होते हैं उसका मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन का और वो है पार्ट 4। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हमारी बॉडी ऐसे फंक्शन करती है जो कि हमें जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। हमने लाइफ प्रोसेस में कई सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा एक्सक्रीशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, और हम फूड को लेते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, और उस एनर्जी को जो हम यूटिलाइज करते हैं उसे एसिमिलेशन कहते मतलब एसिमिलेशन बोलते हैं। हम अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए कैसे भोजन को लेते हैं, फिर उस भोजन का कैसे डाइजेशन करते हैं हम लोग। डाइजेशन यानी कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। फिर उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था इस पॉइंट्स में कि इससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, जिसे बच्चों बोलते हैं एसिमिलेशन। और हमने फोर्थ इसमें पढ़ा था एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन यानी कि इजेशन टॉपिक का जो पॉइंट था उसका मतलब होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो आपने फूड से इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं अपने बॉडी को एनर्जी देने के लिए और अपने बॉडी के सारे फंक्शन को करने के लिए आपने जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था, तो जो बाकी के अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट थे उनको आपने अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया, वो प्रोसेस था आपका इजेशन का। ठीक है, तो ये सारी जो फंक्शन थी लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उसके पॉइंट्स है। फिर हमने आपको अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस था उसको समझाया था कि अमीबा और न्यूट्रिशन किस तरीके से बच्चों वो फूड को लेता है, फूड को तोड़ता है, उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है और एनर्जी को यूज करने के बाद कैसे अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये था आपके इसके पहले के तीनों लेक्चर का क्विक एंड फास्ट जो आपको रिवीजन देना था, मैंने इसको दे दिया है। तो बच्चों इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो चीजें न समझ में आए करें आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका डिफिनेशन आपको बताते कि ये ह्यूमन न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है क्या उस चीज को समझेंगे। जैसे हमने अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था ना, सेम बिल्कुल वैसे ही यह ह्यूमन न्यूट्रिशन भी उसी चीज पर बेस्ड है। उसके जो जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे पॉइंट्स का यूज करेंगे हम ह्यूमन न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जो डेली फूड का यूज करते हैं उन फूड से जो न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, अपनी बॉडी में जितने सारे फंक्शन हैं उसको करने के लिए, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी मुझे मिलेगी अपने फूड से। फूड जो होता है उससे ह्यूमन बॉडी क्या ले लेती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो यही प्रोसेस है, सबसे मेन प्रोसेस है ह्यूमन न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन टेक्स इन फूड। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। ठीक है, फूड को लेने को हमने आपको क्या बताया था, उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेशन, मतलब बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। क्यों करते हैं, ताकि उसका बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, उसके बाद है कि इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो फूड होता है फूड से हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यूज एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी का यूज करते हैं फॉर ग्रोथ, यानी कि जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए। और क्या करते हैं हम,
जब हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि कचरा बच जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। उसको क्या करते हैं बच्चों, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। आप जब खाना को खाते हैं तो आप उसको बाद में निकालते भी है ना, एक्सक्रीट आउट करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपने जितनी सारी चीजों को खाया था, वो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपकी बॉडी में जाते ही वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अगर आपने चीजों को खाया है तो उससे उसका उसमें कुछ परसेंट में न्यूट्रिएंट जो होती है हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जितने अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो कचड़े की तरह हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों फीकल मटेरियल, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये था डाइजेशन का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं, उनमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रोसेस है उसकी, ठीक है। तो देखिए, इंजेशन हमने आपको अमीबा और पैरामीशियम में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ा दिया था, ठीक है। वही सेम पॉइंट जो है एप्लीकेबल होगा ह्यूमन के न्यूट्रिशन में। बस फर्क इतना है बच्चों कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में एडवांस्ड होता है, ठीक है। तभी तो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, इतने सारे बॉडी के फंक्शन कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारी जो बॉडी है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज्यादा एडवांस्ड होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके सारे पॉइंट्स को। इस सारे पॉइंट्स को आप ऑलरेडी मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बताओ इजेशन का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया था इजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड, फूड को लेना, ठीक है, फूड को लेना। आप इसको याद करने का तरीका समझ सकते हो बच्चों की इन इन का मतलब होता है में, मतलब कि किसी चीज को अंदर लेना। अगर हम इस ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इंजेशन, इन का मतलब है कि फूड को अंदर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फूड। क्या लिखेंगे बच्चों? टेकिंग फूड, टेकिंग फूड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? डाइजेशन का मतलब ही होता है बच्चों कि ये है बड़े बड़े फूड, ठीक है, ये है आपके बड़े बड़े लार्ज फूड, और इसको क्या करना होता है? इसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक डाउन। हम क्या करते हैं? इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसका रीजन जानते हो क्या है? देखो, इसका रीजन ये होता है कि अगर आप फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हो तो इससे फायदा ये है कि आपकी जो ब्लड होती है वो ब्लड आपके पूरे बॉडी में ट्रेवल करती है, ठीक है। वो एक लिक्विड फॉर्म होता है हमारा ब्लड। तो जो ब्लड होती है, अगर फूड को डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर उसको तोड़ दें तो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में इजली मूवमेंट कर पाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रेवल कर लेगा। आप ऐसे समझो कि कोई जिस पाइप में हम पानी पानी के जैसे पानी होता है, पानी को हम इधर से उधर ले जाने के लिए पाइप का यूज करते हैं ना। तो आप ये सोचो कि अगर पानी मूव कर रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है, पाइप है, पाइप के थ्रू जो है आपका, ठीक है, पानी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और पानी में अगर ये मानो बालू की छोटी छोटी कण है बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे कण है, मान लीजिए ये पानी मूव कर रहा है, उसमें अगर छोटे छोटे कण हैं, बालू के छोटे छोटे कण, या फिर फाइन छोटे छोटे अगर जो कंक्रीट वगैरह होते हैं, अगर वो चीजें अगर आपके पानी में है, फिर भी आपकी जो पानी होगी वो जितनी दूर आपकी पाइप की जो लेंथ होगी वो यहाँ से वहां तक पानी को बिना रुके पहुंचा देगी, ठीक है। अगर वही हम पानी के रास आपका जो पानी का पाइप है, अगर उसमें बड़ी बड़ी टुकड़ों को डाल दे तो उससे क्या होगा बच्चों कि आपका जो पानी है वो पाइप में खुद मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर छोटे छोटे बालू के कण होते हैं वो इजिली क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं। तो ठीक सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे कि डाइजेशन की जरूरत हमारे बॉडी में क्यों है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स फूड, लार्ज फूड, उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे स्मॉल
इस छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि हमारी बॉडी में वो मूव कर सके। इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम समझेंगे डाइजेशन। डाइजेशन को तो हमने आपको बता दिया। अब हम लिखते हैं डाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, ताकि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है उसका एक आइडिया पता चल जाए। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों ब्रेकिंग फूड। क्या होता है? ब्रेकिंग फूड। ब्रेकिंग फूड। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट को सेकंड पॉइंट से लिंक करो बच्चों, कि इसमें जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, वो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, आप इसके पॉइंट्स पर फोकस करो। आप टॉपिक को ऐसे मत पढ़ो कि हाँ इसको मैंने देख लिया तो बस इसको रटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर फोकस करो पॉइंट को, पॉइंट पर आपको सारी चीजें वन बाय वन करके समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस करो। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना। मतलब कि आपने जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तोड़ दिया, उस डाइजेस्टेड फूड को अब बारी है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट का मतलब है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का बच्चों अगर आप इन सारे पॉइंट्स को सीरियल वाइज अगर आप याद किए हो, अगर आपको एक दो की मीनिंग पता है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी एसिमिलेशन का मतलब क्या है और इजेशन का मतलब क्या है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ठीक है, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। आपने फूड को तो डाइजेस्ट कर दिया, अब जरूरी है कि उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को लेना। ठीक है, आप लिखो यहाँ पे यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन पर। ठीक है, आप सॉरी इजेशन पर। हम आपको इजेशन को याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीट आउट। जो प्रोडक्ट, जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको अब बारी है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की। ठीक है, यहाँ पर ई देख रहे हैं ना आप, तो ई का मतलब है इजेशन, और ई का मतलब आप ये समझ लो एक्सक्रीट आउट। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्रीट आउट अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट आउट अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड। अब फटाफट हम इन सारे पॉइंट्स को आपको लिंक करके समझाते हैं। ठीक है, देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन में ह्यूमंस ने क्या किया, फूड को लिया। ठीक है, फूड को लेने को बोलते हैं इंजेशन। इन का मतलब है कि फूड को अंदर लेना। फूड को, जो ह्यूमंस हैं फूड को लेते हैं, लेने के बाद अब अगर आपने फूड को ले लिया तो अब बारी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, जिसको बोलते हैं बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग फूड। आपने खाने को खाया, अब बारी है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की। ठीक है, आप जब इस टॉपिक को लिखना तो आप खुद माइंड में फटाफट याद करना कि हमने तो फर्स्ट हमने खाना खा लिया, अब बारी है खाए हुए खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की। ठीक है, अब अपने अपने
ब्रेन को चलाने की कोशिश करिए कि अगर आपने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है तो अब क्या करना है, अब बारी है कि उन फूड के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं उनसे एनर्जी को यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगर आप एनर्जी को यूटिलाइज कर लिए तो आप नेक्स्ट चीजों को थिंकिंग से अपने लिंक करने की कोशिश करिए कि जब हम एनर्जी को यूटिलाइज कर दिए तब अब तो वो फूड हमारे किसी काम का रहा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, उस यूटिलाइज फूड से अब हमें क्या करना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है ताकि हमारी जो बॉडी है वो टॉक्सिक ना हो सके, तो उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अब आपको हम प्रॉपर इमेज में समझाएंगे। ठीक है, आप इधर देखिए, ये है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने तो आपको प्रोसेस समझा दिया, हमने आपको बताया कि ह्यूमन जो होता है वो बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में बच्चों ज्यादा मोर एडवांस होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है। तभी तो हम लोगों की अपनी एक सोसाइटी होती है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग अलग अलग तरह के इन्वेंशन करते हैं, कई सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। क्यों? कि इसका रीजन है हम लोगों का सबसे ज्यादा एडवांस होना, डेवलप्ड होना। ठीक है, तो देखिए, जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ह्यूमन फूड को लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है उस चीजों में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि फर्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट है माउथ। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फूड को माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि फूड इज, यहाँ पर लिखा हुआ आप इसको देखिएगा कि फूड इज, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि फूड इज टेकन इन chewed एंड मिक्स्ड विथ saliva, saliva स्टार्ट डाइजेशन टू ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसमें ये है कि हम फूड को अपने माउथ के थ्रू इसको लेते हैं। ठीक है, अपने माउथ के थ्रू से क्या करते हैं, इसको लेते हैं। अभी आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसमें ये करते हैं कि हम फूड को क्या करते हैं बच्चों, अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, माउथ के थ्रू हम लेते हैं, फूड इज टेकन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो माउथ में लेते ही डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आप ये फील किए होंगे कि आप जब खाना खा रहे हो, खाने को चबाते टाइम आपके आपके मुंह में कुछ म्यूकस था, चिपचिपा सा जो फूड होता है, फूड के अराउंड आपको चिपचिपा सा फील होने लगता है। इसका रीजन है कि हमारी जो टंग होती है वो फूड में स्लाइवा को मिक्स करती है। इसका रीजन ये है कि जिस फूड को आप माउथ में डाल करके अपने टीथ की मदद से क्रश करते हो, उसी दौरान आपका जो टंग होता है वो स्लाइवा को आपके फूड में मिक्स्ड कर देता है। इसका रीजन है बच्चों कि ताकि वहां से आपके फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाए, मीन्स दैट आपके फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बटते हुए उसका यूटिलाइजेशन हो सके एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो इसमें ये है स्लाइवा को मिक्स करते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च डाइजेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो फूड्स वगैरह हम लेते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सारी चीजें मिलती हैं, उन्हीं का डाइजेशन हम करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड जो पॉइंट है ईसोफेगस, आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप बोलते हैं। आप इसको यहाँ समझ लीजिए, आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पाइप के जैसे स्ट्रक्चर ये है ना, तो इसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसका स्ट्रक्चर ही होता है बच्चों पाइप के जैसा, इसलिए इसको कॉमन वर्ड में बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। अब देखते हैं ईसोफेगस का क्या काम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालिसिस। ठीक है, जब आप फूड को लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपने माउथ के थ्रू फूड को लिया। ठीक है, फूड को लेने के बाद क्या है, आपका जो फूड है इस पाइप के थ्रू जो होता हुआ आ जाता है आपके इस स्टमक में। बच्चों ये आप देखिएगा, ये जो पॉइंट है आपका, ये एरो आपका इंडिकेट कर रहा है स्टमक को, ये पार्ट जो आपका है ये है स्टमक। ठीक है, तो जो फूड है, आप जो फूड को लेते हैं, फूड माउथ से होता हुआ ईसोफेगस की मदद से चला आता है आपके स्टमक में। ठीक है, यानी कि देखो बच्चों, अगर ये आपका माउथ है, ठीक है,
और ये है आपकी ईसोफेगस, हाँ ईसोफेगस, और ये है आपका जे शेप स्टमक है। इसमें ये होता है कि आपका फूड माउथ से होता हुआ स्टमक में आता है विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। अब बच्चों यहाँ पर सेंस लगाओ, कॉन्सेप्ट ये लगाओ कि ये फूड की जो पाइप है, अगर यहाँ से फूड आता है तो यहाँ पर फूड प्रॉपर यहाँ पर जाकर के फंस जाएगा, रुक जाएगा। फूड जो है आपके ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होता हुआ जे शेप्ड का ये जो स्टमक होता है उसमें कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी फूड आता है। इसका रीजन है कि पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है बच्चों कि इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो पेरिस्टालिसिस होता है ये आपकी वो क्या बोलते हैं कि फूड पाइप में देखने को मिलता है। अगर जो फूड है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाओ, सेंस लगाओ, किसी भी चीज को याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो बच्चों। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि फूड आपके माउथ से होता हुआ अगर पाइप में आएगा, आप खुद सेंस लगाओ, अगर पाइप में यहाँ पर फूड होता है तो वो फूड कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो फूड इसी पाइप में फंस जाएगा। तो पाइप में न फंसे, ऐसी प्रॉब्लम देखने को न मिले तो पता है क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, ठीक है। इस पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको प्रॉपर इसका डिफिनीशन सारी चीजों को लिख करके समझाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो फूड पाइप होती है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों तो ये जो फूड होता है वो पुश होते हुए आपका चला आता है स्टमक में, ठीक है। अब हम आते हैं आपके थर्ड पॉइंट्स पे। तो ये थर्ड पॉइंट्स क्या है, फूड इज चर्न हियर, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस एसीएल प्लस पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें फूड इज चर्न, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉपर जो फूड होता है वो आप ये कह सकते हैं कि मतलब एकदम फाइन पिस जाता है, यहाँ पर मिक्स हो जाता है। ये जो फूड यहाँ पर होता है स्टमक में, स्टमक आपको कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो फूड होता है कुछ समय के लिए स्टोर होता है। कुछ समय से का मतलब है कि ये स्टोर इसलिए होता है कि आपका जो स्टमक होता है जिसको आप नॉर्मली पेट बोलते हैं, इसमें जो फूड होता है जब यहाँ पर इकट्ठा होता है तो हमारी स्टमक में 3 मेन एंजाइम होता है। ये आपके एग्जाम के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि 3 मेन एंजाइम होता है जो आपके स्टमक में बच्चों पाया जाता है। ये क्या करता है, आपका जो फूड है ईसोफेगस से होता हुआ इसमें स्टोर होता है, उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी जो स्टमक होती है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट है एचसीएल पाया जाता है, सेकेंड पेप्सिन पाई जाती है, और तीसरी है ट्रिप्सिन। ये चीजें पाई जाने का रीजन है कि जो आपकी फूड होती है, फूड में प्रॉपर प्रोटीन्स होते हैं और इन सब चीजों को तोड़ने का काम स्टमक में पाई जाने वाली ये 3 एंजाइम करती है। इसी वजह से ये आपके स्टमक में पाई जाती है और फूड का डाइजेशन करती है। तो पाया जाता है एचसीएल पाया जाएगा, पेप्सिन पाया जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा बच्चों डाइजेशन में, आपकी हेल्प करेगा और प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, आप इसकी नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 करके जो मेंशन हुआ है उसको आप वैसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन है माउथ का और ये आपका है ईसोफेगस, याद रखिएगा ईसोफेगस फूड लाइक होता है, और ये आपका स्टमक है, ठीक है, जहां पर फूड स्टोर होता है। बच्चों आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका लीवर है, ठीक है। यहाँ मेंशन नहीं, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये है लीवर, ठीक है, ये है लीवर। और आपको ये जो छोटा सा ऑर्गन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है, बाइल जूस भी आपके डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसका नाम तो स्मॉल है, ये अपने काम के बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब ये है कि इसका नाम स्मॉल है बट ये स्मॉल होता ही नहीं है, इस बात पर फोकस करिएगा। इसको स्मॉल देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है या बाहर वाले को बोलते हैं स्मॉल, या कौन सा लार्ज है कौन सा बाहर, मतलब कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, इस बात की कंफ्यूजन रहती है आपको। तो देखिए
इसमें लार्ज और स्मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके डायमीटर पर बेस्ड है, ठीक है, डायमीटर पर बेस्ड है। ये आपको जो मोटी सी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, ठीक है, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। आपको ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर मोटा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और ये जो आपको अंदर अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसको वो ये होती है वो स्मॉल होती है। आप इसके विड्थ पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई देखिए आपको इतनी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई पर अगर आप फोकस करिए तो ये बहुत ही पतला है। तो बस इसी के बेस्ड पर इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और इसको बोलते हैं अंदर वाले को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए इसमें ये है, ये इसका जो साइज होता है, अगर हम साइज की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो उसकी साइज बड़ी होती है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज जो इंटेस्टाइन है, आपको ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये मोटा सा स्ट्रक्चर, ये है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। और आपको इसके जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट पर, तो ये 6 पॉइंट है रेक्टम, ठीक है, ये 6 पॉइंट है बच्चों रेक्टम। रेक्टम क्या करता है कि आपका जो फीकल मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है। स्टोर इसलिए करता है कि प्रॉपर उसकी क्वांटिटी का फॉर्मेशन हो सके, उसके बाद आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो सके। वो जो रेक्टम है आपके फीकल मटेरियल को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, क्योंकि जब आपको एक्सक्रीशन की इच्छा होती है कि हाँ मुझे अब एक्सक्रीट आउट करना है, फिर अगर आपको कोई अर्जेंट वर्क करना पड़ जाता है या फिर आप एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। इसका रीजन ये है कि वो आपके रेक्टम में प्रॉपर स्टोर होता है जब तक कि आप उसको एक्सक्रीट आउट ना करो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इतने टाइम के अंदर उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम 7 पे पढ़ते हैं एनस। बच्चों ये एनस वो पोर, एक ये पोर आपकी बॉडी में पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से आपकी बॉडी से फीकल मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। जो फीकल मटेरियल जिसके थ्रू बाहर आता है उस चीज को बोलते हैं, उस पार्ट्स को बोलते हैं, ऑर्गन को एनस बोलते हैं। फीसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। जो एनस होता है वो आपकी बॉडी का एक पोर होता है जहां से एक्सक्रीट आउट होता है फीकल मटेरियल। आपकी बॉडी में यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग ऑर्गन होता है और एनस के लिए अलग होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रास्ते से, पैसेज से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। हम आपको ये इसका डायग्राम को समझा दिए हैं। देखो बच्चों ये है माउथ, ये है इसोफेगस, ये है लीवर आपका, ये है स्टमक। स्टमक को बोलते हैं कि ये जे शेप्ड होता है। आप देख सकते हैं इसका ये कुछ ऐसे यहाँ पर ये आपको जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से स्टमक को बोलते हैं कि ये जे शेप्ड होता है। आपको जब भी इसको याद करना होगा आपके एग्जाम में क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें पूछा जाए कि आपकी जो स्टमक होती है वो किस शेप्ड की होती है, आप जब भी इसको रिवाइज करना, पेन लेना, कॉपी पेन लेना, आप उसको प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे करके यूं ऐसे यहाँ पे कर्व हुआ है ना, आपको आपको जब भी इसको याद करना पड़ेगा आप इसी फॉर्म में याद करना। इस फॉर्म में याद करने से आपको एक ये फायदा रहेगा कि आपको चीजें याद रहेगी। एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए ये दे देते हैं कि क्या ये सी शेप्ड का है, क्या ये डी शेप्ड का है। देखिए इस कुछ सी शेप्ड से मैच कर रहा है, ये कुछ डी शेप्ड से भी मैच कर रहा है। एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं, पर आप इसको ऐसे ही याद करना कि ये आपका स्टमक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना, फिर यहाँ पर ऐसे बनाने की कोशिश करना, ऐसे यहाँ पर कर्व हो रहा है थोड़ा सा, तो ये जो शेप्ड होता है इसका जे शेप्ड का होता है। इसे याद करने में आपको बहुत ही इजी रहेगा। ये तरीका होता है आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखने का, ठीक है। तो अब हम ये रेक्टम हो गया, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी डिफिनीशन के बारे में, सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यह है ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी हमने आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि जब भी हम फूड को लेते हैं बच्चों, फूड को अपने माउथ में डालते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो हमारा फूड है माउथ में जाता है, माउथ में जाने के बाद सेकंड जाता है आपके ईसोफेगस में। यहाँ पे ये ईसोफेगस होती है फूड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड की पाइप होती है, वहां से फूड जो होता है
वो पास करता है ईसोफेगस से, आपका फूड कहाँ जाएगा बच्चों, उसके बाद जाएगा आपके स्टमक में जाएगा, ठीक है, स्टमक में जाता है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ नंबर में आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपके क्या बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जाएगा रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस, उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम इसके पाथ को लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग साथ साथ बोलते रहिएगा कि इसका क्या प्रोसेस है, ये कैसे जाता है। सबसे पहले जो फूड है वो जाएगा आपके माउथ में बच्चों, कहाँ जाएगा, आपके माउथ में, ठीक है। आप खाना खाते हो ना तो माउथ में ही जाता है ना, आप सबसे पहले माउथ में रखते हो ना, माउथ में जाएगा। माउथ के बाद बच्चों जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस होती है आपकी फूड पाइप होती है, जो आपके यहाँ पे नेक रीजन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम लिखेंगे ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस जाएगा, ये फूड पाइप है। उसके बाद आपका जाएगा कहाँ जाएगा, पहले जाएगा माउथ में, माउथ के बाद जाएगा आपके ईसोफेगस में, उसके बाद बच्चों जाएगा आपका जो फूड है वो स्टमक में जाएगा, ठीक है। आप इसका एक फ्लो चार्ट मैं बता देती हूँ, अगर आप इसको याद रखे रहोगे ना तो आपको सीरियल में याद रहेगा, आप उसके पॉइंट को प्रॉपर मेंशन करके एग्जाम में लिख सकते हो। ईसोफेगस, उसके बाद जाएगा आपके स्टमक में, ठीक है, कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जाएगा। आपके स्टमक में जाने के बाद ये फूड कहाँ जाता है, ये स्टमक में जाने के बाद जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ जाएगा बच्चों, लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके रेक्टम में जाएगा, जहां पर फीकल मटेरियल आपका स्टोर होता है, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, आपके रेक्टम में, रेक्टम में जाएगा, ठीक है। रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपके एनस से। जो एनस होता है वो आपकी बॉडी में पाए जाने वाला पोर होता है, जो आपके फीकल मटेरियल को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो लास्ट है क्या, लास्ट ये जाएगा एनस में, ठीक है, एनस। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रॉपर, इसको लिख करके आपको इसका एक नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउथ, ठीक है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो डाइजेशन में अगर हम अपने माउथ की बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो माउथ में हमारी क्या पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी माउथ में क्या पाई जाती है, तो देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके अकॉर्डिंग टू क्लास ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे माउथ में टीथ पाई जाती हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं टीथ, ठीक है बच्चों, क्या पाई जाती हैं, टीथ, ठीक है। सेकेंड क्या पाई जाती है आपकी बॉडी में, पाई जाती है टंग, ठीक है, ये है आपकी टंग, टंग पाई जाएगी, तो उसको लिखते हैं, ठीक है, टंग पाई जाएगी। अब हम इसके बारे में आपके लिखते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों कि हमारी डाइजेशन में टीथ किस प्रकार से मदद करता है, ये आप खुद बताओगे, बताओ टीथ हमारे डाइजेशन में किस में मदद करता है। अगर हम अपने फूड को अपने टीथ के पास रखते हैं तो टीथ क्या करेगा, आप खुद बताओ, खुद सोचो कि अगर हम फूड को अपने टीथ के अराउंड रखते हैं तो टीथ हमारा क्या करता है, बताओ। तो टीथ क्या करता है, हमारे फूड को क्रश कर देता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। हम लिखेंगे क्रश द फूड, क्या लिखेंगे बच्चों, क्रश द फूड, क्रश द फूड, ये फूड को क्रश कर देता है।
आप जब फूड को अपने माउथ में रखते हो तो आपकी टीथ क्या करती है बच्चों, उसको छोटे छोटे फाइन टुकड़ों में क्रश कर देती है, तोड़ देती है छोटे टुकड़ों में। अब हम बात करते हैं टंग की। जो टंग होती है, जब आप खाना को खाते हो तो आप देखते होगे, जब आप फूड को चबाते हो तो आपकी जो टंग होती है वो प्रॉपर मूव करती रहती है, उसमें मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो मूवमेंट इसलिए होता है कि हमारा जो फूड होता है उसमें सलाइवा मिलाने का जो काम होता है वो टंग करता है। आप इसको कॉमन भाषा में समझ सकते हो कि जो टंग होता है वो एज ए स्पून वर्क करता है, स्पून की तरह। जैसे आप स्पून से फूड को मिक्स करने का काम करते हो ना, ठीक वैसे ही ये जो टंग होती है वो स्पून की तरह आपकी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है बच्चों। ठीक है, टंग यही काम करती है। अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए टंग का क्या प्रोसेस है, टीथ का क्या प्रोसेस है, तो आप इस चीज को मत याद करो कि हमारे नोट्स में क्या लिखा था। लाओ हम सोचते हैं कि हमने अपने नोट्स में क्या लिखा था, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये थिंक करना है कि टीथ, जब हम फूड को अपनी टीथ में डालते हैं तो हमारा टीथ क्या करता है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको फटाफट चीजें याद आ जाएंगी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब टंग क्या करता है कि जो फूड होती है उस फूड में सलाइवा को मिक्स करता है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, टंग क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करता है। मिक्स्ड, मिक्स्ड सलाइवा इन फूड। ठीक है बच्चों, मिक्स्ड सलाइवा इन फूड, आपके फूड में सलाइवा को मिक्स्ड करता है। तो ये है आपके पाथ ऑफ फूड, यानी कि फूड का पाथ है, उसमें किसका क्या फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं बच्चों, ईसोफेगस। हमने आपको ईसोफेगस के बारे में बताया है कि जो ईसोफेगस है वो फूड पाइप है, वो आपके यहाँ नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। जब आप फूड को खाते हो तो फूड उस पाइप से होते हुए पेरिस्टालिसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर वो चली जाती है। ठीक है, अब हम लिखते हैं ईसोफेगस के बारे में। ठीक है, ईसोफेगस इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस क्या करता है, तो इसको एक प्रॉपर हम एक नोट्स के वे में लिखते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ माउथ टू योर स्टमक विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस वाया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यह पेरिस्टालिसिस करता है, जिसका जो जिससे आपका जो फूड होता है वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फ्रॉम माउथ। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू स्टमक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, वाया, वाया का मतलब होता है बाई, यानी कि द्वारा। ठीक है, वाया, वाया पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस यानी कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक वाया पेरिस्टालिसिस। अब हम समझते हैं कि बच्चों ये पेरिस्टालिसिस क्या है, मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों क्या होता है इसका मतलब, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसका कि यह मदद करता है मूवमेंट में। ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प
हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, यह आपके फूड के मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों स्टमक, ठीक है। स्टमक, स्टमक के बारे में हम समझते हैं। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप से होता हुआ जो फूड है वो स्टमक में आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टमक में क्या क्या होता है। देखिए जो स्टमक होता है आपका वो जे शेप्ड होता है बच्चों, किस शेप्ड का होता है, ये जे शेप्ड होता है, ठीक है, किस शेप्ड का होता है, ये जे शेप्ड का होता है। स्टमक में क्या क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टमक में होता है स्टोर फूड, ठीक है, स्टोर, स्टोर फूड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आपके फूड को स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपका जो फूड है आपके स्टमक में पड़ा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फूड स्टोर फॉर सम टाइम, ठीक है, स्टोर फूड फॉर सम टाइम, ठीक है। और स्टमक दूसरा क्या काम करता है मैंने आपको सब समझाया, बस इसको एक नोट्स के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और ये क्या करता है, यह एंजाइम को रिलीज करता है। 3 एंजाइम मेन है, उसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टमक में भी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, रिलीज 3 एंजाइम, ठीक है, रिलीज 3 एंजाइम, रिलीज 3 एंजाइम, ठीक है। अब हम आपको उस उन तीनों एंजाइम को लिख देते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से 3 एंजाइम को रिलीज करता है बच्चों। फर्स्ट है पेप्सिन, ठीक है, क्या है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन। और सेकंड क्या है, सेकंड है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है। और थर्ड है बच्चों HCl, ठीक है, HCl। अब हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर इसका नोट्स आगे बनवाएंगे। तो बच्चों जो ये जो आपके स्टमक में 3 एंजाइम होते हैं, फर्स्ट है पेप्सिन, सेकंड है ट्रिप्सिन और थर्ड है HCl। जो पेप्सिन होता है आप ऐसे याद कर लो, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ये हमारे फूड में जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। सेकंड है ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन होती है वो भी आपके फूड को डाइजेस्ट करती है। तो इन दोनों एंजाइम में फर्क क्या है, फर्क इस बात का है कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ती है, वहीं अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की तो ये जो ट्रिप्सिन होती है ये प्रॉपर प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देती है। देखिए किसी चीज को तोड़ने का मतलब ये है कि सपोज ये मान लीजिए ये ये एक, आप ये मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है, इसको तोड़ने का मतलब होता है कि जब आप इसको ऐसे तोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये आप ये जो चैन दिखाई दे रही है ये चैन है प्रोटीन की, ठीक है, ये है प्रोटीन की चैन है आपकी। और इसमें क्या होता है जो आपकी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। ये आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये एमिनो एसिड है प्रॉपर। ये एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसी चेन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं। तो जो आपकी एमिनो एसिड है वो जुड़ करके अगर प्रोटीन बना रही है मीन्स दैट आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन ही हुआ है एमिनो एसिड से, तो जाहिर सी बात है वो टूटेगा तो एमिनो एसिड ही टूटेगा। आप ऐसे समझो कि कोई मोती की माला है, ठीक है, वो जब कई सारी मोती आपस में जुड़ गई तो आप उसको क्या बोलने लग गए, उसको बोलने लग गए माला, ठीक है। अब जब वो माला टूटेगा, टूटेगा तो उसकी जो आपकी मोतियां मिलेंगी तो आप उसको क्या बोलोगे कि माला टूट गया है मोतियों में। जब मोती आपस में जुड़ी हुई थी तब उसको आप माला बोल रहे थे और जब वो टूट गई तो आप उसको बोलोगे मोती, ठीक है। तो इसका यही चीज था यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम है। और हम बात करते हैं इसके HCl की, तो देखो ये HCl जो होता है स्टमक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि जब आप हम अपने फूड जब आप फूड को खाते हो, अगर आपके फूड में माइक्रोब्स वगैरह चले गए या कुछ हार्म चीजें चली गई, जैसे अगर आप बाहर की या अनहाइजीनिक फूड वगैरह को खा रहे हो
तो क्या करता है HCl कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। इसका यही काम होता है, इसके दो काम है। फर्स्ट काम होता है कि ये माइक्रोब्स को किल करता है बच्चों, और सेकंड काम अगर बोले तो ये आपके बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। HCl क्या है, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इस चीज से, इसके नाम से ये समझ सकते हैं कि ये इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड नाम है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब कि ये आपकी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है। अब हम पढ़ते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, किसको पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने आपको इसका फिगर दिखा दिया था। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट में कि ये क्या करता है, कंप्लीट फूड डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट फूड डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट फूड डाइजेशन, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, इसमें विलाई नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें विलाई पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, विलाई पाया जाता है। अभी हम आपको इसका स्ट्रक्चर बना करके समझाते हैं। ये जो विलाई होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फिगर है, ठीक है। आप ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने अभी बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, विलाई पाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं इसका जो ये विलाई स्ट्रक्चर है वो दिखने में कैसा होता है। देखिए ये जो विलाई स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसे ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या है, ये आपका विलाई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं विलाई, ठीक है। जो विलाई होती है ये आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया यानी कि जो जगह होती है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। ठीक, और ये जो आपकी विलाई है, आपकी विलाई में पाई जाती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपकी विलाई में बच्चों क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है, ये क्या करेगी, ये जो ब्लड वेसल्स है, देखिए ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, आपका ये जो ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपके, ये देखिए ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है फूड, ठीक है, ये है फूड, ये है फूड। तो ये आपकी जो विलाई है वो क्या करेगी, विलाई फूड को एब्जॉर्ब करेगी। आपकी जो ये आपकी विलाई दिख रही है उस विलाई में ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। और क्या होता है इसमें कि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि ये जो डाइजेशन का आपका प्रोसेस चला आ रहा था, माउथ में हो गया, इसोफेगस में हो गया, आपके स्टमक में, ये सारी जो प्रोसेस चली आ रही थी वो जा करके आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों जा करके कंप्लीट हो जाती है। इसका रीजन ये है कि इसमें आपको फोल्डेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको विलाई बोलते हैं। विलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं,
आपके फूड को डाइजेस्ट करने का जो मेन पर्पज ही यही होता है कि जो फूड है वो प्रॉपर जा करके आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड में क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था आपकी डाइजेशन का। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जो यूजफुल चीजें थी वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अब क्या बच गया हमारी बॉडी में, कचरा बच गया, जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यानी कि फीकल मटेरियल। तो हम लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर फीकल का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि फॉर्म्ड फीकल मटेरियल। ठीक है, फॉर्म्ड फीकल मटेरियल। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने का रीजन ये होता है ताकि आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी प्रॉपर मेंटेन रहे। आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी का मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में वाटर का थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो उसके लिए आपको, आपकी बॉडी को रिक्वायर होती है वाटर की, इसीलिए आपके अनडाइजेस्टेड फूड से आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है, तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन यही करता है एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, इसका सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम undigested food। आप ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके रेक्टम की और एनस की। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रेक्टम क्या है और एनस क्या है। ये जो रेक्टम होता है हमने आपको बताया कि ये फीकल मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो रेक्टम है वो क्या करेगा बच्चों, स्टोर स्टोर फीकल मटेरियल। ठीक है, ये जो सेकेंड है आपका एनस, ये जो एनस होता है वो क्या करता है बच्चों, आपके बॉडी से जो एक्सक्रीट जो मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक्सक्रीट एक्सक्रीट आउट फीकल मैटर, फीकल मैटर। ठीक है, ये फंक्शन था बच्चों आपके रेक्टम और एनस का। ठीक है, बस आपके कुछ लास्ट पॉइंट और बचे हुए हैं, इसमें ये है आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, हमने आपको अभी को बताया था ट्रिप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है, लाइपेज का क्या काम है। ये सारी जो एंजाइम है आप जरूरी है डाइजेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्टमक में पाई जाने वाली जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्लाइवरी एंजाइम। अब हम देखते हैं कि ये डाइजेस्ट मतलब कि ये डाइजेस्ट किस फॉर्म में होती है। ये जो स्लाइवरी एमाइलेज है ये है स्टार्च। ठीक है, ये है स्टार्च। और ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन का डाइजेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसका डाइजेस्ट फॉर्म, होता है प्रोटीन। ठीक है, और हम पेप्सिन की बात करें तो ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। बस इसके डाइजेस्ट करने का जो तरीका है बच्चों वो अलग अलग है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मतलब कि सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करता है तो कोई मीडियम साइज में डाइजेस्ट करता है। ये जो लाइपेज है, लाइपेज का अगर डाइजेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो होता है फैट। अब हम समझते हैं कि ये चीजें किस डाइजेशन के बाद इसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है। जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट होता है बच्चों सिंपल शुगर में। ठीक है, ये डाइजेस्ट होता है सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर। ठीक है,
सिंपल शुगर। अगर हम वही बात करते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन की, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ट्रिप्सिन है आपका जो प्रोडक्ट होगा इसका, उसका नाम है एमिनो एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, और वहीं हम बात करें प्रोटीन की, तो यह जो प्रोटीन है यह पेप्सिन प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन के फॉर्म में तोड़ता है। सिंपल सिंपल प्रोटीन, ठीक है, सिंपल प्रोटीन में तोड़ेगा। वही हम बात करते हैं बच्चों फैट की, तो ये जो फैट है फैट को तोड़ता है फैटी एसिड, और सेकंड है ग्लिसरॉल। ठीक है, आप देखिए फैट जो दो भागों में टूट रहा है, तो आपको एक याद करना तो बहुत ही आसान है, जो फैटी एसिड है वो फैट से सिमिलर वर्ड है। ठीक है, फैट टूटेगा आपका फैटी एसिड में। ठीक है, किसमें टूटेगा? फैटी एसिड में। ठीक है, ये टूटेगा फैटी एसिड में टूटेगा, प्लस ये टूट जाएगा आपका ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये टूट जाएगा आपका ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब हम देखिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो प्रोटीन है कैसे अमीनो एसिड में टूटा। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये है आपका प्रोटीन। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्रोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है वो मिल करके बना हुआ होता है अमीनो एसिड से। ठीक है, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है कि जब ये प्रोटीन टूटेगा, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? फॉर्मेशन होगा अमीनो एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा? जल्दी जल्दी बताइए, किसका फॉर्मेशन होगा? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो हमने आपको ये सारी चीजें बता दी है। आपको हमने एचसीएल के फंक्शन के बारे में बताया था, एचसीएल के बारे में, बाइल के बारे में और विलाई के बारे में। हमने एचसीएल के बारे में क्या बताया था कि यह क्या करेगा, वो आपको माइक्रोब से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब, किल जर्म्स। ये क्या करेगा? जर्म्स को किल करेगा, किल जर्म्स। ठीक है, और ये क्या करेगा बच्चों? थर्ड करेगा, इसका जो थर्ड काम है वो काम है कि यह आपके एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन मेंटेन एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम। हाँ, और उसके बाद ये बाइल है बच्चों, ये जो बाइल होता है, बाइल का सिक्रीशन जो होता है वो लीवर करता है। याद रखिएगा, इसका जो सिक्रीशन होता है वो लीवर करता है। बाइल क्या करता है? बाइल का काम होता है बच्चों, ये इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, ये किसका काम करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइजेशन ऑफ फैट। आपके फैट को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक डाउन फैट, ब्रेक डाउन फैट, ब्रेक डाउन फैट। अब हम बात करते हैं विलाई की। हमने आपको विलाई का स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो विलाई है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। विलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होती है आपकी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, और फिर यह ब्लड जो होता है आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, विलाई का काम होता है बच्चों इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड, ठीक है, एंड हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है बच्चों, हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, ये आपका, तो ये आपका आज का पूरा क्लास था जो कि कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आपकी हमने जो आज की टॉपिक बताया पढ़ाई है, उस टॉपिक इस टॉपिक पर ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को रीड करना। ये जो क्वेश्चन है
आपके पढ़ाई हुए टॉपिक में ही इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया है इस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हाई इज HCl प्रेजेंट इन द स्टमक, मतलब कि HCl जो होता है हमारे स्टमक में क्यों प्रेजेंट होता है। हमने आपको बताया था एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरा है कि माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए। हमने आपको सेकंड बताया जो बाइल होते हैं वो पूछा जाता है एग्जाम में कि बाइल का सिक्रीशन कौन करता है, लीवर करता है। जो बाइल होता है, बाइल का सबसे मेन फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट का डाइजेशन करना। हमने आपको बताया था पेरिस्टालिसिस, ये प्रोसेस जो होती है आपकी इसोफेगस, यहाँ जो ये नेक रीजन होता है उसमें पाया जाता है। ये फूड के मूवमेंट में मदद करता है। और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका रीजन है बच्चों कि इसमें विलाई पाई जाती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। वही हम बात करें फिफ्थ की, विलाई का रोल क्या है। तो जो विलाई होती है वो आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था ह्यूमन न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हुआ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको बहुत ही आप ध्यान से पढ़िएगा। और कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट फिफ्थ की। ठीक है, उसमें एक बार हम पार्ट फिफ्थ को स्टार्ट करने से पहले इसका आपको एक क्विक रिवीजन दे देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और बाकी आपको इससे कोई भी एडिशनल फीचर्स की जरूरत पड़े तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही हमारे साथ आगे जुड़े रहिए ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।